Good morning, class 12. Today I am starting my new topic, that is India-China's relation. And that too we will be discussing basically after the post-Cold War. It is very important. So please listen carefully. When I talk about it is very important, so basically I want to mention about the important changes, the significant changes which occurred in the both relationships. Basically दो डायमेंशंस के साथ हैं. स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हमारे अलग हुए हैं, बेसिकली डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड इन इकोनॉमिक टर्म्स. दोनों ही कंट्रीज, यहाँ बोथ से मतलब है चाइना एज वेल एज इंडिया, बोथ कंट्रीज जो हैं दे व्यू देमसेल्व्स नाउअडेज एज अ राइजिंग पावर. बोथ वांट्स टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी की रोल in the politics of Asia or the Asian economy. And from here the chapter starts that in 1998, in the post-Cold War, Rajiv Gandhi, then Prime Minister, visited China. He visited China and provided an importance to improve that he wants any kind of improvement in the India-China relationship. For that, number one, peace agreement and tranquility agreement was being signed on borders कि हम किसी भी तरीके से शांति को मेंटेन कर रखेंगे. बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो थे they were also signed for cultural exchanges and also among the cooperation in science and technology. इन देशों ने, दोनों ही देशों ने, इंडिया ने चाइना के साथ ट्रेड इंक्रीज किया. बात यहां तक होने लगी कि 4 बॉर्डर पोस्ट को जो है वो ट्रेड के लिए फ्री कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं, इंडिया ने चाइना के साथ 30% ग्रोथ जो है वो ट्रेड में हासिल कर ली थी 1999. आपकी बुक में डाटा दिया हुआ है कि दोनों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड था, बायलैटरल मतलब दोनों तरीके तरफ का ट्रेड जो था, बायलैटरल ट्रेड जो था वो 1992 में 338 मिलियन था, मिलियन, जो बढ़कर $18 बिलियन हो गया था बाय 2006. इसके अलावा जब हम रीसेंट टर्म्स पे बात करते हैं तो हम ये भी बात करते हैं कि दोनों कंट्रीज जो हैं दे हैव एग्रीड दैट दे आर गोइंग टू कोऑपरेट ईच अदर इन द एरियाज, जिसके कारण से दोनों में कन्फ्लिक्ट था. And they will be binding themselves with the energy deals. दोनों कंट्रीज का एटीट्यूड WTO की तरफ और ब्रिक्स की तरफ जो है वो कोऑपरेटिव रहा है. ब्रिक्स के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं. नॉट ओनली दिस, एक इशू है अभी तक जो कि कई बार ये माना जाता है दैट इट हैज बीन अनरिजॉल्व्ड. वो इशू जो शुरू हुआ वो 1998 में ही हुआ. इंडिया ने यहाँ पर अपना एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था. आपने इसके बारे में पढ़ा भी है, पोखरण नाम की जगह पर. ठीक है, चाइना नहीं चाहता था कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर पावर के रूप में एमर्ज हो. रिजल्ट क्या हुआ, चाइना ने प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है, कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को. इसके अलावा चाइना ने अपने रिलेशंस जो हैं, स्पेसिफिकली मिलिट्री रिलेशंस जो हैं, वो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बहुत ज्यादा कॉर्डियल किए हैं. एंड दैट इज बेसिकली क्रिएटिंग अ हॉस्टिलिटी. हॉस्टिलिटी का मतलब होता है नफरत क्रिएट करने के लिए हैं टुवर्ड्स इंडिया. नॉट ओनली दिस, कोई भी इशू जो है वो अभी तक कन्फ्लिक्ट के रूप में नहीं आया. टॉक्स जो हैं वो रिजॉल्व कर पाई हैं बॉर्डर इश्यूज को, लेकिन न्यूक्लियर इश्यूज जो हैं वो अभी भी हैं. कई बार ऐसा होता है कि मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन को लेकर क्वेश्चंस इंक्रीज होते हैं, हम स्ट्रेंज रिलेशंस पर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पीएम्स हैं वो दे कीप ऑन टूरिंग वन अनदर्स कंट्री. चाहे वो बेजिंग में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए हों या चाइना के प्राइम मिनिस्टर न्यू दिल्ली विजिट करने आए हों. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये हम कहते हैं दैट देयर हैज बीन इंक्रीज इन द ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज कम्युनिकेशन सिस्टम्स. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ग्लोबल कंसर्न्स की, स्पेशली इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की, तो इंडिया और चाइना जो हैं वो दोनों एक मैच्योर रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करते हैं. दोनों के ग्लोबल कंसर्न्स जो हैं वो इतने पॉजिटिव हैं कि दोनों
मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं और वो जानते हैं कि अगर किसी को भी नुकसान हुआ तो दोनों को एक साथ ही नुकसान होगा। लेकिन अब आगे क्या होगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि कोविड-19 आने के बाद चाइना की तरफ हिंदुस्तान की जो सोच है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रह गई है। इसके अलावा गाइस हमें छोटे छोटे और टॉपिक करने हैं, जैसे कि राइज ऑफ जापान, राइज ऑफ इंडिया, इजराइल एंड रशिया। ये तीनों मैं आपको उतना ही मटेरियल भेजूंगी जो कि मुझे सीबीएसई ने भेजा हुआ है। रिगार्डिंग जापान आपके बुक के अंदर ये एक पैसेज दिया हुआ है ऑन पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 के ऊपर पैसेज दिया हुआ है, आप इसको एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस पैसेज में सिर्फ इतना ही बताया हुआ है कि आप बहुत सारे ब्रांड्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि होंडा गाड़ी के बारे में पढ़ते हैं, टोयोटा अगेन से गाड़ी है, सोनी के बारे में पढ़ते हैं, आप सुजुकी के बारे में पढ़ते हैं, आप कैनन के बारे में पढ़ते हैं, आप पैनासोनिक के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं, दे हैव बीन मेड बाय जापान एंड जापान टू हैड वेरी लेस नेचुरल रिसोर्सेज विद इट। वो अपने सारे रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करता है। और जिस तरीके से जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्पेसिफिकली आफ्टर द ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, अपने आप को जिस तरीके से कवर किया है वो एक रिमार्केबल है। जापान इस समय सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। एशियन मेंबर वो इकलौता है जो G8 में कंट्रीब्यूट करता है। ये इस समय दुनिया का 10th पॉपुलस नेशन है। मुझे पता है कि मैं ये वर्ड्स बोल रही हूँ, आपको याद नहीं रहेंगे, तो इसके लिए ही मैं कह रही हूँ कि आप एक बार बुक प्लीज पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ जिक्र दिया हुआ है जिसमें आपने जापान का आर्टिकल नंबर 9 के बारे में पढ़ना है, जहां पर ये जापानीज पीपल के ऊपर कहा गया है कि उन्हें फॉर एवर रिनाउंस किया गया है वॉर एज अ सॉवरन राइट ऑफ अ नेशन एंड द थ्रेट ऑफ यूजिंग फोर्स एज अ मीन्स ऑफ सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट, कि वॉर किसी भी बात का कोई सॉल्यूशन नहीं है। जापान अपने देश में मिलिट्री एक्सपेंडिचर सबसे कम करता है। वो अपनी जीडीपी का सिर्फ 1% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है मेंटेनिंग इट्स मिलिट्री पावर, बट इट इज अगेन 1% के कंट्रीब्यूशन के बाद भी इट इज द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आप एक बार ये क्वेश्चंस करिएगा, मैं एक छोटा सा असाइनमेंट भेजूंगी, आप उसमें से आंसर्स ढूंढ के करिएगा। रेस्ट आई विल बी सेंडिंग यू नोट्स। थैंक यू गाइस।